हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लैरिटी विद मानस। आज बात करेंगे रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स और रियल एस्टेट के रिटर्न्स के बारे में, स्पेशली जो फ्लैट्स और अपार्टमेंट्स बड़े शहरों में होते हैं उससे रिलेटेड रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स के बारे में। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में जनरली यूट्यूब फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स ज़्यादा बात नहीं करेंगे, या फिर अगर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के बारे में वो बात भी करेंगे तो आपको यही बताएंगे कि रियल एस्टेट इज नॉट अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट। इसको जनरली नेगेटिव सेंस में ही दिखाया जाएगा और आपको ऐसे पॉइंट्स बताएंगे कि फ्लैट्स की वैल्यू तो डेप्रिशिएट ही होती है, या रेंटल्स बहुत कम होते हैं, मेंटेनेंस में बहुत खर्चे होते हैं और उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। बट अगर आज का वीडियो आप पूरा कंप्लीट देखेंगे तो आपको क्लैरिटी मिलेगी कि किस टाइप के रिटर्न्स आपको मिल सकते हैं रियल एस्टेट में, किस तरीके से आपको रिटर्न्स को कैलकुलेट करना चाहिए, और जो जनरल मिथ्स रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स के बारे में यूट्यूब पर आपको मिलेंगी उसके कुछ काउंटर पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा। तो आप लास्ट तक इस वीडियो को देखिए और जरूर आपको कुछ ना कुछ फायदा होगा इस वीडियो को देखने के बाद। सबसे पहले समझते हैं कि जो अपार्टमेंट्स या फ्लैट्स का कंस्ट्रक्शन होता है, स्पेशली हाई राइजेस जो बड़े बड़े शहरों में बनते हैं, इसके दो फेजेस में रिटर्न्स को आप समझिए, या इसकी पूरी लाइफ साइकिल दो फेजेस में होती है। पहला फेज होता है कि जब ये लॉन्च हुआ और उसके बाद बनना शुरू हुआ। तो लॉन्च के वक्त लोग बुक करते हैं, फिर ये कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होता है, गड्ढा खुदता है, वहां से लेके जो नींव पड़ती है, प्लिंथ पड़ती है, जो पूरा कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग खड़ी होती है, इंटीरियर होता है, लैंडस्केपिंग होती है, पेंट होता है, सब कुछ रेडी होता है, और लास्ट में जाके आपको पोजीशन मिलता है जिसके बाद आप रह सकते हैं या किसी को रेंटल में दे सकते हैं। तो ये एक फेज है। इसके रिटर्न्स कुछ अलग तरीके से होते हैं। तो पहला फेज है बुकिंग से लेके डिलीवरी तक का, कि जब आपने बुकिंग कराई और पूरा बन के डिलीवर होके आपको मिल गया। और दूसरा फेज है कि आपने रहना शुरू किया है, रेंट पे उठाया, वहां से लेके आगे तक का फेज। तो ये जो दो फेजेस हैं इसमें रिटर्न्स भी अलग तरीके से मिलते हैं और दोनों में रिस्क भी अलग तरीके के होते हैं। तो जो पहला फेज है, अंडर कंस्ट्रक्शन जब एक प्रॉपर्टी होती है, आपने उसे लॉन्च पे या लॉन्च के कुछ टाइम बाद खरीदा, तो जब तक वो बन के आपको डिलीवर नहीं हो जाती तब तक उस प्रॉपर्टी के जो रेट बढ़ते हैं, जनरली वो जो रेट्स बढ़ते हैं वो थोड़े से ज्यादा रेट बढ़ेंगे कंपेयर टू एक बार आपको डिलीवर हो जाएगी। क्योंकि जब प्रॉपर्टी बन रही होती है या बिल्डिंग बन रही होती है तब एक इनहेरेंट रिस्क होता है कि वो बन के आपको डिलीवर होगी कि नहीं होगी। क्योंकि सबसे बड़ा रिस्क यही है इस टाइप के इन्वेस्टमेंट में कि आपने बुक कराया और कुछ पैसे दिए, 40, 50, 60, 70% जितने भी आपने पेमेंट कर दिया, और किसी स्टेज पे जाके कंस्ट्रक्शन रुक गया, बिल्डर को कुछ प्रॉब्लम हो गई, वो भाग गया और बिल्डिंग कभी बन ही नहीं पाई, आपको डिलीवरी नहीं मिली, तो वो आपके जितने भी पैसे आपने लगाए वो सारे के सारे रिस्क पे आ सकते हैं और पूरे बर्बाद भी हो सकते हैं। तो अंडर कंस्ट्रक्शन सारी प्रॉपर्टीज में इनहेरेंट रिस्क है, और इसीलिए इसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में थोड़ा सा रिटर्न ज्यादा होता है। क्योंकि अगर ये प्रॉपर्टी पूरी बन के डिलीवर हो गई, खासतौर पे जिस टाइप के प्रोमिसेस बिल्डर ने स्टार्टिंग में किए थे कि ऐसी फैसिलिटीज होंगी, अच्छी क्वालिटी होगी, उसके कितने क्लोज वो पहुंच पाए, जितना वो क्लोज पहुंच पाएगा उस हिसाब से उसके रिटर्न्स ज्यादा होते हैं। तो ये जो अंडर कंस्ट्रक्शन का फेज है, इसमें जनरली अगर आप मानिए कि अगर इन्फ्लेशन ही 6, 7, 8% है, तो इस फेज में एब्सोल्यूट जो घर की वैल्यू होती है जिस पे आपने बुकिंग कराई होगी उस पर आपको 10, 11, 12% तक रिटर्न्स मिल सकते हैं। स्पेशली अगर आप ऐसी जगह बुक कराएंगे जहां पे हो सकता है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर अभी आना जो शुरू हुआ है, और उस पूरे प्रोजेक्ट को बनने में अगर 4, 5, 6 ईयर्स बने हैं, तब तक वहां पे आसपास सारी रोड्स बहुत अच्छी हो जाएंगी, कुछ स्कूल कॉलेजेस आ जाएंगे, ऑफिस आ जाएंगे और कमर्शियल्स आ जाएंगे। तो उस फेज में एक उस इंफ्रास्ट्रक्चर आने का एक रिटर्न मिलेगा। दूसरा वो जो एक इनहेरेंट रिस्क था कि वो प्रॉपर्टी बनेगी भी नहीं, प्रॉपर्टी बनेगी, वो रिस्क जब एग्जीक्यूशन रिस्क खत्म हो जाएगा तो उसका भी एक रिटर्न होगा। तो इस वजह से इस फेज के जो एब्सोल्यूट रिटर्न्स होते हैं वो थोड़े से ज्यादा होते हैं एक बार जब प्रॉपर्टी बन के तैयार हो जाती है। तो ये जो रिस्क है इसको मिटिगेट करने के यही तरीके हैं कि आप ऐसे बिल्डर को चूज करिए जिसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा हो, पास्ट में जिसने डिलीवरीज दी हैं, जिसकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी ऑलरेडी पिछले प्रोजेक्ट्स में अच्छी हो, ताकि आपको जो एग्जीक्यूशन का रिस्क है वो कम से कम हो। और अगर आप जनरली रियल एस्टेट रिटर्न इन्वेस्टमेंट्स को, मैं जब भी देखता हूँ कहीं ना कहीं उसको इक्विटी या स्टॉक मार्केट से रिलेट करते हुए साथ में देखता हूँ। तो ये जो इनिशियल फेज है जब प्रॉपर्टी बन रही है, तब का वो फेज इक्विवेलेंट है, आप समझ लीजिए कोई ऐसी कंपनी के साथ जो ग्रोइंग फेज में हो और स्टार्ट होके एक बड़ी कंपनी बनने जा रही हो और अपना सेल्स को धीरे धीरे बढ़ा रही हो। तो वो जो एक
तेज ग्रोथ का फेज होता है, वही फेज है एक तरीके से ये कंस्ट्रक्शन का फेज एक प्रॉपर्टी का। क्योंकि एक ग्रोइंग कंपनी जब छोटी से बड़ी हो रही होती है तेजी से, तो उसमें भी एक इनहेरेंट रिस्क होता है कि वो जो ग्रो कर रही है तेजी से, क्या उस ग्रोथ को मेंटेन कर पाएगी। और उस ग्रोथ फेज में जनरली वो जितना भी सेल्स होती है, प्रॉफिट होती है, वापस उसको बिजनेस में लगाती है। और कई बार उसके कैश फ्लोज नेगेटिव होते हैं, वो लोन लेती है ज्यादा तेजी से ग्रो करने के। तो बिजनेस में एक इनहेरेंट रिस्क हमेशा बना रहता है कि अगर उसकी ग्रोथ रुक गई, सेल्स में कमी आ गई, मार्केट एनवायरनमेंट चेंज हो गया, या जिस सेक्टर में है उस सेक्टर में कुछ हेडविंड्स आ गए, तो कंपनी बंद भी हो सकती है या काफी नुकसान में आ सकती है। तो इसी तरीके से अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में भी इस टाइप के रिस्क रहते हैं कि वो प्रॉपर्टी बन ही नहीं पाए, बिल्डर के पास लोन ज्यादा हो जाए, पैसे कम पड़ जाएं, या हो सकता है रियल एस्टेट की साइकिल टर्न हो जाए कुछ, और वो फ्लैट्स जो हैं ज्यादा बिके ही नहीं। क्योंकि अल्टीमेटली बिल्डर बनाएगा तभी जब उसके फ्लैट सारे बिकेंगे, धीरे धीरे उसके पास पैसे आएंगे तभी वो बनाता भी रहेगा। तो इसी तरीके से जो टाइप के आपको रिस्क को मिटिगेट करने के तरीके इक्विटी में लगाने होते हैं कि अच्छी कंपनी को देखना है, जिसके प्रमोटर्स अच्छे हों, उनका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा हो, कंपनी का कुछ ना कुछ पास्ट में परफॉर्मेंस रही हो। तो इसी तरीके से आपको जब प्रोजेक्ट चूज करना है, तभी आपको ऐसा चूज करना है जिसके जो बिल्डर हैं उसका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा हो, और उसने पहले ऐसे प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करके रखे हो। और ऑब्वियसली एक लेवल का रिस्क हमेशा रहेगा ही रहेगा, उसी रिस्क का जो है आपको रिटर्न मिलेगा। खासतौर पे बिल्डर जो प्रॉपर्टी बना रहा है उसके साथ साथ अगर वो लोकेलिटी भी ऐसी हो कि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर धीरे धीरे ग्रो हो, उसका भी एक रिस्क है कि अगर वो प्रॉपर्टी थोड़ी सी आउटर जगह में इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो हुआ ही नहीं, और वहाँ पे कुछ ना कमर्शियल आया और ना ही कुछ स्कूल कॉलेजेस आए, तो भी उसका जो रिटर्न है वो कम हो जाएगा। बट अगर ये आपने अच्छे तरीके से चूज करी प्रॉपर्टी, ठीक ठाक अच्छे बिल्डर की, ठीक ठाक लोकेशन पे, जहाँ ऑलरेडी प्लान्स हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के आने के, और वो प्लान्स एग्जीक्यूट हुए, तो आपको एब्सोल्यूट जो पैसा है, जो बुकिंग अमाउंट के वक्त जो एब्सोल्यूट वैल्यू है इस घर की, 10, 11, 12, 13% तक रिटर्न मिल सकता है। बट ड्यूरिंग दिस फेज एक ये भी पॉइंट है कि आप सारे पैसे एक साथ नहीं देते कंस्ट्रक्शन के, कोई ना कोई आपका धीरे धीरे पैसे देने का प्लान होगा, जो भी कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान हो, पोजीशन लिंक प्लान हो, आपके पैसे धीरे 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 जाएंगे। तो अगर आप इस पे XIRR निकालेंगे एक्सेल में डाल के, तो ये 11, 12% के एब्सोल्यूट रिटर्न्स एक्चुअली में 14, 15, 16% तक के रिटर्न बन सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन लोकेशन, बिल्डर, प्रोजेक्ट कैसा है, कैसी उसकी डिमांड है, क्या वो ऐसा टिकट साइज है जो उस वक्त डिमांड में है उस एरिया में। जैसे कि आप इक्विटी में देखिए, ऐसी कंपनी हो जिसके प्रोडक्ट्स की डिमांड हो, ऐसे ही उस बिल्डर के फ्लैट ऐसे होने चाहिए जो उस एरिया में डिमांड में हो, बड़े साइज, छोटे साइज, प्रीमियम, लग्जरी, जो भी प्रोजेक्ट उस वक्त डिमांड में हो। तो उसी एनालॉजी से, अगर आप इक्विटी की एनालॉजी से आप रियल एस्टेट के प्रोडक्ट्स को भी एनालाइज कर सकते हैं। तो जो कि 15, 16% अगर आपके अपने लगाए पैसे पे XIRR आपको मिलेगा जब तक ये प्रोजेक्ट डिलीवर होगा, तो जो कि एक अच्छा खासा रिटर्न हो सकता है। अब ये अलग बात है अगर कोई शेयर मार्केट का इतना बड़ा एक्सपर्ट है, वो 25, 30%, 35% शेयर मार्केट से निकालता है, तो ऑब्वियसली वो कह सकता है कि इक्विटी के रिटर्न्स बहुत अच्छे हैं और रियल एस्टेट के कम है। बट आई थिंक सभी लोग जानते हैं कि अगर 15, 16, 17% तक रिटर्न अपने पैसे पे मिले, तो वो कोई बेकार रिटर्न नहीं है और काफी अच्छा रिटर्न हो सकता है। तो ये है फर्स्ट फेज, जब तक वो प्रोजेक्ट डिलीवर हुआ। एक बार जब वो प्रोजेक्ट डिलीवर हो जाता है, फिर आप उसको रेंट पे चढ़ा सकते हैं। तो तब उसके रिटर्न्स दो तरीके से आते हैं, एक तो जो प्रॉपर्टी की डिलीवरी के वक्त वैल्यू है, उसके बाद भी उसकी वैल्यू थोड़ी अप्रिशिएट होगी, प्लस जो आपको रेंटल के रिटर्न्स मिलेंगे। जनरली इंडिया में, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में अगर आप देखेंगे, तो रेंटल यील्ड्स बोलते हैं 3% होती है, और एक्चुअली में 3% है भी। तो जब प्रॉपर्टी एक बार डिलीवर हो जाएगी, तो जो रिटर्न्स होते हैं रेंटल यील्ड्स अराउंड आपको 3% तक मिल सकती है एवरेज, बिलो एवरेज 2.5% तक, और अबव एवरेज 3.5, 4, 5% तक भी मिल सकती है, डिपेंडिंग ऑन कैसी प्रॉपर्टी है, कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है। बट अगर हम ऑन एवरेज 3% रेंटल यील्ड भी माने, उसके साथ जो प्रॉपर्टी अप्रिशिएट होती है, वो जो जनरल इन्फ्लेशन है उससे थोड़ी सी एक्स्ट्रा ही होती है। तो अराउंड 7%, 8% तक प्रॉपर्टी अप्रिशिएट होगी। तो उसके बाद भी आपको जो एब्सोल्यूट रिटर्न है 7+3 या 8+3, 10, 11, 9, 10, 11% तक मिल सकते हैं, जो वैसे तो सुनने में कम लगते हैं। बट यहाँ भी अगर आपके रिटर्न्स को आप अच्छा करना चाहते हैं, तो सबसे बड़ा पॉइंट जो रियल स्टेट में है, वो है लेवरेजिंग को यूज करना। मतलब कि कोई ना कोई होम लोन लेके अगर आपने उस प्रॉपर्टी को खरीदा है, तो आप इन 9, 10, 11% को भी एक्चुअली अपने लगाए पैसे से ज्यादा अच्छा रिटर्न ला सकते हैं।
क्योंकि होम लोन के जो रेट रहता है, जनरली जो प्रॉपर्टी अप्रिशिएट कर रही थी उस वक्त, उससे थोड़ा सा कम ही रहता है। कॉस्ट ऑफ फंड्स अगर आज आज के टाइम पे देखें, नवंबर 25 में जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, होम लोन्स के रेट जनरली 7.3 7.4, अगर आपका अच्छा क्या नाम है सिबिल स्कोर है तो 7.3 7.4 7.5% तक होम लोन आपको मिल जाएगा। और प्रॉपर्टी अप्रिशिएट आज के डेट पे कोई भी आप ठीक ठाक प्रॉपर्टी भी लेंगे जो अबव एवरेज मेंटेनेंस में चल रही है, आपको 8% तक ऑन एवरेज रिटर्न मिल सकता है लॉन्ग टर्म में, और 3% आप रेंटल यील्ड लगाते हैं, तो जो आप 8+3 अराउंड 11% रिटर्न है। अगर आप उसमें 60 70 80% तक लेवरेजिंग यूज कर लें और कॉस्ट ऑफ फंड्स आपका 7.5% हो, जो कि 8% जो प्रॉपर्टी का इंक्रीज है उससे भी कम है, तो ये जो आपके 11% है 7.5% कॉस्ट ऑफ फंड्स के साथ लेवरेजिंग लगा के अगर आप एक्सेल में निकालेंगे तो 13 14 15% तक ये भी रिटर्न हो सकते हैं। और अगर वो अच्छी प्रॉपर्टी है जो काफी अच्छे से मेंटेन हो रही है, बिल्डर का काफी अच्छा नाम है, तो आपको कई बार 8 की जगह 9% रिटर्न भी मिल सकते हैं और 3 की जगह 4% रेंटल यील्ड भी मिल सकता है। तो जो भी ये 11 12% है, एक्चुअली में लेवरेजिंग का यूज करते हुए आप इस रिटर्न को भी 14 15 16% बना सकते हैं, जो आपको अगर लॉन्ग टर्म 5 साल 10 साल 15 साल तक मिले तो एक्चुअली में काफी अच्छा रिटर्न है। और यही सबसे बड़ा पॉइंट है रियल एस्टेट का, स्पेशली जो कैश फ्लो गिविंग रियल एस्टेट है, फ्लैट्स वगैरह, कि आप उसमें लेवरेजिंग का अच्छा यूज कर सकते हैं। ये यूज आप इक्विटी में आसानी से नहीं कर सकते, ऑल दो ब्रोकर्स लोन देते हैं शेयर्स खरीदने का, बट जैसे ही आपके शेयर्स के रेट घटेंगे वो आपका नुकसान पे शेयर्स बेच के सारा आपका प्रॉफिट की जगह पूरा का पूरा कैपिटल भी उड़ा सकते हैं। बट रियल एस्टेट में लेवरेजिंग काफ़ी ज़्यादा सेफ है, क्योंकि प्रॉपर्टी आसानी से घटती नहीं है, और अगर थोड़ी सी घट भी रही है तो आपको कोई बेचने की जल्दी नहीं है, आपका जो रेंटल है वो तो आ ही रहा है। और रेंटल भी आप समझिए 3% तो शुरू में है, बट अगर प्रॉपर्टी के रेट बढ़ रहे हैं हर साल 8 9% के रेट से, तो रेंटल भी बढ़ता रहता है। और अगर 7.5% कॉस्ट ऑफ फंड है तो आप समझ लीजिए 5 6 7 साल में अगर रेंटल्स डबल हो गए 7 8 साल में, तो ऑलमोस्ट ईएमआई के बराबर रेंटल हो जाता है, और उसके बाद तो फिर आपकी सारी की सारी प्रॉपर्टी कैश फ्लो पॉजिटिव हो सकती है। तो यही आज का वीडियो था। एक तो यह आपको समझाने के लिए कि रियल एस्टेट में भी आप ठीक ठाक रिटर्न्स पा सकते हैं, और ये 13 14 15 16 17 तक परसेंट तक जो रिटर्न्स मैं आपको बता रहा हूँ, सुनने में कम लग सकते हैं काफी, स्पेशली अगर आप बहुत बड़े शेयर मार्केट के एक्सपर्ट हैं और कुछ 25 30% शेयर मार्केट से कमा रहे हैं या 40% कमा रहे हैं, तो आपको सुनने में कम लग सकते हैं। बट जो भी लॉन्ग टर्म तक शेयर मार्केट में रहा है वो भी जानता है कि ये 15 17 18% रिटर्न भी लॉन्ग टर्म में लाना कोई आसान चीज नहीं है, और वो 20 25 30% रिटर्न सुनने में ही अच्छा लगता है, बट बहुत ही कम लोग एक्चुअली में उसको अटेन कर पाते हैं। और जो एक पॉइंट था जो मैं स्टार्टिंग में कह रहा था कि इन्फ्लुएंसर्स जिस टाइप की बातें बताते हैं, जैसे कि फ्लैट्स की वैल्यू तो डिप्रिशिएट ही करती है, बेकार होती जाती है बिल्डिंग की हालत, एक्चुअली में ऐसा नहीं है। अगर आप देखेंगे आज से 15 20 साल पहले भी जो बिल्डिंग्स बनी है, जब बहुत अच्छी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी भी शायद नहीं थी बट अबव एवरेज क्वालिटी भी थी, तो एटलीस्ट 20 साल तक तो उन फ्लैट्स के आज भी रेट अप्रिशिएट ही कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि घटने शुरू हो गए। और आज जो फ्लैट्स बन रहे हैं वो तो और अच्छी कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी के साथ बन रहे हैं, और जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जैसे कि माइवन टेक्नोलॉजी, फ्लैट्स की लाइफ और ज़्यादा बढ़ गई है, 40 50 60 ईयर्स तक भी है। और एटलीस्ट 20 30 साल तक तो अगर एवरेज मेंटेनेंस है तब भी उसके फ्लैट्स के रेट इंक्रीज ही होंगे, जो भी रेट से इंक्रीज होंगे 6 7 8% जैसा मैंने बताया, वो एटलीस्ट डेप्रिशिएट तो नहीं करने वाले 20 25 साल तक। और सेकेंडली लोग बोलेंगे मेंटेनेंस में बहुत पैसा चले जाता है। मेंटेनेंस सुनने में लगता है ज्यादा, बट अगर आप परसेंटेज में निकालेंगे तो फ्लैट की जो भी वैल्यू है उससे 0.2 0.3 0.4 0.5% तक आएगी, ज्यादा से ज्यादा 0.4 0.5% तक। तो 0.4 0.5% बहुत ज्यादा नहीं है, और 3% रेंटल यील्ड आप मेंटेनेंस काट के भी पा सकते हैं। और अगर आप ये मेंटेनेंस चार्जेस को म्यूचुअल फंड के एक्सपेंस रेशियो से कंपेयर करेंगे ना, तो ये 0.5 0.6% मेंटेनेंस चार्जेस एक्सपेंस रेशियो से तो काफी कम ही आपको नजर आएंगे। जनरली एक्सपेंस रेशियोस 0.5 0.6 से लेके 1% 2% तक भी होते हैं। और ऐसे भी आपको पॉइंट्स बताएंगे लोग कि अगर आप रेंट पे उठाएंगे तो कोई कब्जा कर लेगा, या बार बार कौन रेंट पे उठाए, रेंट के लिए किसी को ढूंढना पड़ेगा, किसी ब्रोकर को अपॉइंट करना पड़ेगा। तो देखिए, अगर पैसा आपको कमाना है तो ऐसे कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी, घर बैठे अपने आप धन की बारिश तो आपके ऊपर नहीं होगी। लक्ष्मी जी को कमाना है तो कुछ तो मेहनत भी आपको करनी पड़ेगी, जो आप मेहनत
अपनी जॉब में या नॉर्मल अपने बिजनेस में कर रहे हैं, तो अगर आपको ये रेंटल इनकम चाहिए तो भी आपको कुछ ना कुछ मेहनत तो करनी पड़ेगी। बिना खुद मेहनत किए तो स्वर्ग किसी को प्राप्त होता नहीं है। तो यही आज का वीडियो था, आपको क्लैरिटी देने के लिए रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स के बारे में। आई होप ये वीडियो देख के आपको समझ में आया होगा कि किस टाइप के इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट में हो सकते हैं। अगर आपके कुछ डाउट्स हैं, कुछ कमेंट्स हैं, कुछ फर्दर क्वेरीज हैं, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हुई हैं, उस पर मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। और अगर ये वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड एंड फैमिलीज को ये वीडियोस का लिंक फॉरवर्ड करिए। थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल फॉर टुडे।